हेलो दोस्तों, मैं अंकित सर विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच टेस्ट नंबर 3 का हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि टेस्ट नंबर 3 में कौन कौन से रीजनिंग के सवाल आए। उन सभी सवालों को हम लोग हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कथन एवं पूर्वधारणा चैप्टर से आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि आप सुंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कथन में बोल रहा है कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता कैद कर लेंगे। क्या बोला? यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को कैद कर लेंगे। चलिए, यदि नहीं तो हम आपको सुंदर बना देंगे। एक फ़ोटो स्टूडियो का ये एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें बोला गया कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता कैद कर लेंगे, यदि नहीं तो हम आपको सुंदर बना देंगे। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था कि पूर्वधारणा जो होता है वह हमेशा क्या होता है, कथन में छिपा हुआ रहता है, कथन में ही निहित होता है। कथन कहने से पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी विचार आया उन्हीं विचारों को क्या कहा जाता है, पूर्वधारणा। मतलब कि बोलने से पहले जो धारणाएं मस्तिष्क में बनी वही आपका क्या हो जाता है, पूर्वधारणा हो जाता है। तो देखते हैं पूर्वधारणा नंबर 1 क्या कहता है। पूर्वधारणा नंबर 1 आपका बोल रहा है कि एक फोटो सुंदर हो सकता है चाहे व्यक्ति सुंदर हो या नहीं हो। ये सही है, क्योंकि वो फोटो स्टूडियो वाला जानता है कि व्यक्ति सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन वह व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। इसलिए उसने विज्ञापन में दिया है कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को कैद कर लेंगे, अगर नहीं तो मैं आपको सुंदर बना दूंगा। अब देखिए पूर्वधारणा क्या है कि एक फ़ोटो सुंदर हो सकता है, व्यक्ति सुंदर हो या नहीं, कोई व्यक्ति सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मदद से व्यक्ति को सुंदर बनाया जा सकता है। वही स्टूडियो का एक विज्ञापन है। तो पूर्वधारणा नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए पूर्वधारणा नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, 2 में कह रहा है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। अगर एक चीज़ बताइए, अगर लोग सुंदर दिखना नहीं चाहते तो क्या ये फोटो स्टूडियो जो एक विज्ञापन दे रहा है, क्या वो ये विज्ञापन देता कभी भी कि आइए हम आपको सुंदर बनाएंगे? कभी नहीं देता। तो पूर्वधारणा क्या है, आप ये जो पूर्वधारणा है वही आपका कथन में निहित है, यानी कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, इसीलिए कथन में यानी कि विज्ञापन में दिया गया है कि आपको हम सुंदर बनाएंगे। तो पूर्वधारणा नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, क्या बोला गया, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में चेतन दाहिने छोर से 23वें स्थान पर है। पिछले क्लास में हमने अब बतलाया था आपको कि जब पंक्ति, ये रैंकिंग चैप्टर से आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सवाल में क्या बोला गया, रैंकिंग चैप्टर से आपके सामने ये सवाल है और एक पंक्ति में बोला गया कि कुल 40 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे लिख लें। अब देखिए बोला गया, तो पंक्ति में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो छोर होगा आपका बायां छोर होगा और इधर का छोर आपका क्या हो जाएगा, दाहिना छोर। अब बोला गया कि दाहिने छोर से चेतन 23वें स्थान पर है, यानी कि जब दाहिने छोर से बोला तो दाहिना छोर तो आपका ये हो जाएगा इधर से। तो दाहिने छोर से 23वें स्थान पर यदि चेतन होगा तो बताइए चेतन से पहले कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो 22 व्यक्ति। तभी तो 22 व्यक्ति के बाद चेतन का स्थान 23वां हो जाएगा। अब देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40। यदि चेतन यहाँ 23वें पोजीशन पर है तो 23 के बाद इधर कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 17 और 23 टोटल आपका हो जाएगा 40। अब आगे क्वेश्चन में आपको बोला गया तथा पंकज बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। अब देखिए बाएं छोर तो आपका ये है, ये छोर हो गया आपका बाएं। बोला गया बाएं छोर से पंकज 27वें स्थान पर है। यदि बाएं छोर से पंकज 27वें स्थान पर होगा तो पंकज के बाएं कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 26 के बाद ही तो 27वां पोजीशन होगा। तो अब देखिए 26 व्यक्ति हमें चाहिए पंकज के बाएं, तो 17 व्यक्ति, देखिए चेतन के बाएं कितने व्यक्ति हैं, 17।
तो 17 एक चेतन 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, और ये पोजीशन किसका हो जाएगा, तो पंकज का। किसका होगा बाबू, तो पंकज का। अब देखिए पंकज हो गया। अब देखिए यहाँ 17 एक 18, 18 एक 18 और 8 26, 26 एक 27, 27 और 13 कितने हो गए 40। अब देखिए सवाल आपसे पूछा गया तो बताइए दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए चेतन और पंकज के बीच में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 8। कितने हैं बाबू, तो 8। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया कि 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के ठीक ऊपर होगी। क्या बोला गया, 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के घंटे की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई के ठीक ऊपर होगी। चलिए घड़ी चैप्टर क्लॉक चैप्टर से आपका ये सवाल पूछा गया है, तो इस सवाल को हम सीखते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में हमने आपको एक फार्मूला बतलाया था 11 बटे, एक मिनट रुक जाइए, पिछले क्लास में एक फार्मूला हमने आपको बतलाया था 11 बटे 2m बराबर 30h प्लस माइनस a। ये फार्मूला से घड़ी का कोई भी सवाल आपका हल हो जाएगा, जहाँ की m आपका हो जाएगा मिनट, m बाबू क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा आपका मिनट, उसके बाद h आपका हो जाएगा आवर, और a जो है a आपका हो जाएगा एंगल। a क्या हो जाएगा आपका एंगल। अब देखिए पूछा गया सवाल में कि 1 से 2 बजे के बीच, कितने से कितने बजे के बीच, तो 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के मिनट की सुई घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर रहती है, यानी कि वह एक दूसरे को ओवरलैप करती है। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के नीचे छिप जाती है। इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे घड़ी है, घड़ी हमने बना दिया। अब घड़ी में आप देखिए हमने टाइम दिया 12, ऊपर हो गया 12, 6, 3 और 9। अब देखिए घड़ी में बोला गया कि 12 बजे हैं, कितने बजे हैं 12, तो ये हो गया आपका घंटे का सुई और वो हो गया आपका मिनट का सुई। तो देखिए दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री, यानी कि एंगल जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री। तो अब इसी के आधार पर चलिए इस फार्मूला के आधार पर हम बनाते हैं। तो 11 बटे 2m बराबर 30। देखिए मिनट ही तो आप निकालना है कि 1 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर है। तो अब देखिए 30, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा आवर जो दीजिएगा आप पहला टाइम यानी कि 1 बजे दीजिएगा। तो 30 गुने 1 प्लस माइनस एंगल कितना हो जाएगा, तो 0। अब देखिए 30 गुने 1 30, तो m बराबर तो 30 गुने 2 बटे 11 यानी कि 60 बटे कितना हो जाएगा 11। तो 11 पचे 55, 5.5 बटे 11, यानी कि आपका कब बनेगा, तो 1 बजकर 5.5 बटे 11 मिनट पर 1 बजकर 5.5 बटे 11 मिनट पर आपका घड़ी का मिनट वाला सुई घंटे वाली सुई के क्या होगा, ठीक ऊपर होगा। अब देखिए क्या होता है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताइए 12 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने बार घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब घड़ी में 12 बजे, कितने बजे थे 12, तो देखिए घड़ी का मिनट वाला सुई आपका घंटे वाले सुई के ठीक ऊपर रहती है, घंटे वाली सुई के क्या होता है, ठीक ऊपर रहती है। लेकिन जब ये 1 पे काटा जाएगा, ध्यान से देखिएगा मैं आपको बतला रहा हूँ, घंटे वाली मिनट वाली सुई जब आपका आगे बढ़ेगा, यहाँ देखिए घड़ी में, अब देखिए ये हो गया आपका 1। जब ये मिनट वाली सुई चलते चलते पुनः 12 पर पहुँचेगी तो घंटे वाला सुई आपका क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि घड़ी में कितने बजे हैं, 1 बजेंगे। जब लेकिन ये मिनट का सुई यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेगा और बढ़ते बढ़ते 1 से आगे बढ़ेगा
तो ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर हो जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट अगला जो आपका मिनट वाला सुई घंटे वाले सुई के ऊपर होता है वह आपका 65.5/11 मिनट पर होता है। कितने मिनट पर होता है? तो 65.5/11 मिनट पर। इतने मिनट पर जाकर हर एक 65 मिनट पर जाकर आपका क्या होगा, मिनट वाला सुई घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर हो जाती है। जैसे 12 बजा था तो 12 से देखिए 1 घंटा 60 मिनट 12 पर आया, तब तक घंटे वाला सुई आपका क्या हुआ, 1 पे पहुंच गया। और ये मिनट वाला सुई फिर आगे बढ़ते हुए 1 से हल्का सा आगे बढ़ेगा, तब आपका सुई क्या होगा, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ठीक ऊपर हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बाबू 11 से 12 बजे के बीच, ध्यान से देखिएगा, घड़ी में जब 11 बजता है, चलिए देखिएगा एक घड़ी मैं और बना लेता हूं। चलिए देखिए घड़ी में जब 11 बजा तो यहाँ देखिए घंटे वाली सुई यहाँ 11 पर और मिनट वाली सुई आपका कहाँ पे है, 12 पर। हमने कहा कि घड़ी में कितने बजे हैं, 11 बजे हैं। तो अब देखिए जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से बढ़ना शुरू किया और बढ़ते 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 जब यह 12 पर पहुँचा तो घंटे वाली सुई भी क्या हो गया, 12 पर पहुँच गया। तो क्या बताइए, कहीं पर भी ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर गई तो नहीं गई। कहाँ पे गया है, किस टाइम, तो ठीक 12 बजे में। तो ये 12 बजे जो घंटे वाली मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर गई है, यह टाइम आपका 12 से 1 में काउंट होगा, ना कि 11 से 12 में। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 12 घंटे में, कितने घंटे में, तो 12 घंटे में 11 बार आपका मिनट का सुई घंटे वाली सुई के ऊपर जाती है। और 24 घंटे में यह आपका कितने घंटे, ये कितनी बार होगा, तो 22 बार। तो ये डायरेक्ट सवाल भी कभी कभी क्लॉक में पूछ लिया जाता है कि बताइए 12 घंटे में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर कितनी बार रहेगी। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 11 बार। चूँकि वो जो 11 से 12 का टाइम होता है उसमें आपका सुई ओवरलैप नहीं करता है। चलिए, तो ये सवाल हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे सीख लिए होंगे। तो अगले सवाल की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है। तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 13 नंबर में आपने देखा था कि 1 से 2 बजे के बीच, तो आपको देखिए यहाँ कौन सा आंसर चला जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1:5.5/11 मिनट पर। अभी आपको हमने बतलाया। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं हमारे सामने क्या है। तो अगला सवाल देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके सामने है 4, 9, 25। पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था कि डिजिट एनालॉजी में पहले भाग का दूसरे भाग से जो संबंध होगा वही तीसरे का किससे होगा, तो चौथे से। तो देखिए यहाँ 4 है, क्या है, 4, उसके बाद दिया गया आपका 9, उसके बाद फिर है आपका 25 और अगला आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो 4 क्या है बाबू, तो 4 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का। 3 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है। और ये 25 क्या है, तो 25 5 का स्क्वायर है। देखिए ये लगातार क्रम में नहीं चल रहा है, क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 6 का स्क्वायर 36 आंसर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं देंगे, तो ये तीनों आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 2 का अगला प्राइम नंबर 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका क्या है, 5, 5 का अगला प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि नीचे दी गई आकृति में ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर आपको दिया गया, इसी फिगर में आप कितने भूखंड हैं ये आप गिनती करके आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए भूखंड नंबर 1, ये हो गया भूखंड नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये भूखंड ये जो आपका कोना पे दिख रहा है ये हो गया आपका 5, ऊपर का ये भूखंड हो गया 6 और नीचे का ये जो भूखंड है जो इसके नीचे ये हो गया आपका 7। तो कुल भूखंडों की संख्या इस प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला सवाल क्या है। अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें और अपने वीडियो को कमेंट और लाइक करते रहें। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जिस भी ग्रुप में आप हैं सभी ग्रुपों में ये वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। चलिए देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है। सवाल है 13 नवंबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था। फिर हमारे सामने कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन जो आया है इसको चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको कोड याद करना पड़ेगा। पिछले क्लास में भी हमने आपको कोड लिखाया था, फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए देखिएगा। चलिए देखिए, ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया आपका दिसंबर। चलिए हर एक माह का एक कोड है, वो कोड आप लोग ध्यान से देखिए। जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, उसके बाद हो गया आपका जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का आपका हो जाएगा 5। ये हो गया आपका माह का कोड। अब आपको क्या करना है, सदी का कोड। तो देखिए 1600, 1700, 1800 और 1900, इन सभी का कोड आप लोग याद कर लीजिए। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का हो जाएगा 0। अब दिन का कोड याद करना पड़ेगा आपको। तो दिन का देखिए सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और हो जाएगा आपका रविवार। चलिए ये आपके दिन हो गए। तो सभी दिन का कोड आप लोग देखिए। सोम का कोड 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7 या 0। ये कोड आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब देखते हैं। कोड याद करना सबसे आसान है। उंगली पर मैं आपको कोड याद करवा दूंगा। जैसे कि देखिए, माह का कोड याद करने के लिए आपको 3 उंगली लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा। माह कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर से नीचे 4, 1, 2, 3 और 4। जनवरी, फरवरी, मार्च 0, 3, 3, अप्रैल, मई, जून 6, 1, 4, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6, 2, 5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0, 3, 5। इस प्रकार से आप कोड याद करेंगे, सुबह में 5 बार और रात में 5 बार, तो जीवन में आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी शुरुआती दिनों में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप इसे मेहनत करके याद कर लें तो जीवन भर आपको ये कोड आपको याद हो जाएगा। अब देखिए शताब्दी का कोड क्या है। तो 1600, 1700, 1800, 1900 4 उंगली यूज करना है। 1600, 1700, 1800 और 1900। यहाँ कोड में यदि आप ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ एक सीरीज चल रहा है, -2, 4, 4 - 2, 2 और 2 - 2 कितना, 0। तो आपको हमेशा याद रखना है 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। इस प्रकार से आपका कोड याद हो जाएगा। और दिन का कोड देखिए तो सोमवार से लेकर रविवार तक एक लगातार क्रम में है। सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रवि का 7। तो इस प्रकार से आप सभी कोड याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके अनुसार अब हम लोग यहाँ 1600, 1700, 1800 और 1900 का तो हमने आपको बतलाया। अब देखिए क्या है 1900 से आगे 2000, तो 2000 का भी कोड आपका क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद 2100, तो 2100 का भी कोड क्या हो जाएगा, 4। 2200 का कोड क्या हो जाएगा, तो 2। और 2300 का कोड क्या हो जाएगा, तो 0। 2300 का कोड क्या हो जाएगा, 0।
तो इसी प्रकार से इससे पहले यदि रहे तो फिर करेंगे 1200 का 6, 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। कोड याद करके हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। अब देखते हैं सवाल क्या है और इस कोड को हम प्रयोग में कैसे लाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। तो सवाल देखिए, पूछा गया कि 13 नवंबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तारीख लिखना है। और तारीख क्या है आपका, तो 13। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1 मिनट बाबू, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको तारीख लिखना है। तारीख क्या है, तो 13। उसके बाद देखिए माह क्या है आपका, नवंबर। तो नवंबर का कोड याद करेंगे। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च 033, अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 035। यानी कि नवंबर का कोड क्या हो गया, तो 3। नवंबर का कोड क्या हो गया, 3। उसके बाद देखिए सदी कौन सा है, तो 19। 1900 का कोड हमने क्या याद करवाया था, तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। तो 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 1900 के बाद वर्ष कितने हैं, तो 93। फिर नीचे में लिख देंगे हम 93। अब देखेंगे इन 93 वर्षों में कितने लीप ईयर आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 93 को 4 से भाग दे देना है। 93 को कितने से भाग देना है, 4। तो देखिए 4 दूने 8, 1 13 उतारिए, 4 तिहाई 12, यानी कि ये 23 लीप ईयर आपको आया है 93 वर्षों में। तो लीप ईयर की संख्याएं आप नीचे लिख देंगे 23। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़कर हम 7 से भाग दे देंगे। तो सभी को नहीं जोड़ते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 7 से भाग देंगे, शेष 6 बचेगा। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 7 से भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 2। अब देखिए सभी को जोड़कर 7 से भाग दीजिए, तो 6 और 3 9, 7 गया, कितना बचा, 2। अब देखिए 2 और 2 4, 4 2 6। 6 किसका कोड था, तो शनिवार का। किसका कोड था, शनिवार का। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनिवार। 13 नवंबर 1993 को कौन सा दिन था, तो शनिवार। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी आपका कैलेंडर से ही पूछा गया है। कैलेंडर से क्या है सवाल, तो देखिए सवाल में पूछा गया कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, बोला गया कि यदि 1 नवंबर, पहली तारीख तो 1 ही होगा, यदि 1 नवंबर को सोमवार पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है, सोमवार, तो बताइए 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बाबू देखो 7 दिन के बाद क्या होता है ना, वही सप्ताह फिर से चलने लगता है। यानी कि 7 दिन के बाद आपका जो दिन है वह फिर दोहराता है। तो अब देखिए यदि 1 नवंबर को सोमवार है तो 7 दिन के बाद यानी कि 8 नवंबर, 8 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, तो 8 नवंबर को भी आपका सोमवार हो जाएगा। उसके बाद 8 7 फिर 15, 15 नवंबर को फिर कौन सा दिन होगा, तो 15 नवंबर को भी आपका कौन सा दिन होगा, सोमवार। 15 7 22, 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 22 नवंबर को भी सोमवार हो जाएगा। अब देखिए 22 के बाद, चलिए देखिएगा 22 के बाद देखिए 23 नवंबर को कौन सा दिन, तो 23 नवंबर को आपका हो जाएगा मंगल। 23 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगल। 24 को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार। 24 नवंबर को बुधवार। उसके बाद आपसे पूछा गया कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 25 नवंबर को आपका हो जाएगा गुरुवार। कौन सा दिन होगा, गुरुवार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 7 दिनों के बाद क्या होता है, वही दिन पुनः आ जाता है। यानी कि 1 नवंबर को यदि सोमवार है तो 8 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार हो जाएगा। 15 नवंबर को भी सोमवार, 22 नवंबर को सोमवार, और 22 के बाद देखिए तो 23 तारीख को मंगलवार, 24 तारीख को बुधवार और 25 तारीख को गुरुवार। आपका आंसर चला जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला गया 35 नंबर में कि 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कि क्या पूछा गया, कितने अंश का कोण बनेगा 5:15 में। देखिए घड़ी हम बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने एक घड़ी बना लिया।
और घड़ी में देखिए 12 बनाते हैं पहले, 12, 6, 3, 9, 4, 5। अब देखिए बोला गया कि घड़ी में कितने बजे हैं, 5:15। जब 5:15 होगा तो बाबू बताओ मिनट का सुई आपका कहाँ पे हो जाएगा, 3 पर। मिनट का सुई कहाँ पे, 3 पे। और घंटे वाली सुई जो है आपका 5 से हल्का क्या होगा, आगे होगा। चूंकि ये मिनट वाली सुई 15 मिनट तो आगे बढ़ चुका है, 15 मिनट क्या हुआ है, आगे बढ़ चुका है। हमने आपको बतलाया था 1 घंटे का जो फासला होता है वह कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो कैसे, यह जो आपका पूरा डायल सर्कल है यह कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और एक डायल सर्कल आपका कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे। 12 घंटे बराबर कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। तो 1 घंटे बराबर कितना, तो 360 बटे 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री हो जाएगा आपका। कितने डिग्री के हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए 3 और 4, 1 घंटा का ये फासला है, तो यह आपका कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। 4 से 5 देखिए ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए अभी जो आपका घंटे वाला सुई है वो ठीक 5 पे नहीं है। अगर ठीक 5 पे होता तब हम 60 डिग्री आंसर में दे देते, लेकिन क्या है 5 से ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। जब आगे बढ़ चुका है तो इसको भी तो हम काउंट करेंगे कि ये कितना डिग्री आगे बढ़ चुका है। तो अब देखिए क्या है कि घंटे वाला सुई आपका 1 घंटे बराबर कितना हो जाता है, तो 60 मिनट। कितना, तो 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना, तो 1 मिनट बराबर 30 बटे 60, यानी कि सॉरी बाबू 1 मिनट, चलिए देखिएगा 30 बटे 60 यानी कि 1 बटे 2 डिग्री, हाफ डिग्री। यानी कि घंटा वाला जो सुई है आपका, जब मिनट वाला सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगा तो घंटा वाला सुई मात्र आपका आधा डिग्री आगे घूमता है। कितना डिग्री, तो आधा डिग्री। अब देखिए जब घड़ी में 5 बजे थे तो मिनट वाला सुई आपका कहाँ पे था, 12 पे। कहाँ पे, 12 पे। और जब ये 12 से बढ़ना आगे शुरू हुआ और 3 पर आ गया, तब हमने कहा कि घड़ी में 5:15 हुए। कितने मिनट, 5:15। अब देखिए जब ये मिनट वाली सुई, हमने कहा कि 1 मिनट जब मिनट वाली सुई आगे घूमता है तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री आगे घूमती है, तो आधा डिग्री। यहाँ पर जब मिनट वाली सुई 15 मिनट आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई आपका कितना डिग्री आगे मुड़ेगा, तो 7.5 डिग्री। कितना डिग्री, तो 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री आगे मुड़ेगा। 7.5 डिग्री। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 3 से 4 के बीच 30 डिग्री, 4 से 5 के बीच 30 डिग्री यानी कि 60, और 5 से जो ये सुई आगे बढ़ चुकी है तो कितना डिग्री, तो 7.5 डिग्री। 60 और 7.5 कितना हो जाएगा, तो 67.5 डिग्री। कितने हो जाएंगे, 67.5 डिग्री। फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो उसको भी निकाल कर आप लोग देख लीजिए। चलिए हम आपको बतलाते हैं। चलिए फार्मूला से जब हम इसको निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था क्या, तो 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, एंगल ही तो आपको निकालना है। तो 11/2 गुने 15, कितने मिनट बोल रहा है, 5:15। तो 15 बराबर 30 गुने कितना हो जाएगा आपका, आवर कितना है, तो 5। और आपको क्या निकालना है, तो एंगल प्लस माइनस ए। तो देखिए 15 गुने 11 कितना हो जाएगा आपका, 165। 165/2 बराबर 30 गुने 5 कितना, 150 प्लस माइनस कितना, तो ए। तो अब देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 165/2 यानी कि ए बराबर 2, 300 माइनस 165, 300 माइनस 165, तो आपका कितना हो जाएगा, 135। आगे देखिए ऊपर लिखते हैं, तो 135 बटे कितना, तो 2, 135/2 बराबर
67.1/2 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप फार्मूला से घड़ी का हर एक सवाल बना सकते हैं। बस ये फार्मूला 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिसमें m आपका मिनट, h आवर और a आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, तो अगला सवाल देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, आपका क्या दिया गया है, नन वर्बल से सवाल पूछ लिया गया है। बोल रहा है कि प्रश्न आकृति, जब एक फिगर है और नीचे आपको 4 बॉक्स दिया गया है, तो उत्तर आकृति आपका वो उत्तर होगा जिसमें ये बॉक्स में मौजूद फिगर किसी ना किसी रूप से आपके किसी बॉक्स में मौजूद हो। यदि आप ऑप्शन ए में देखते हैं तो यहाँ का भाग आपका क्या है, खुला हुआ है, जबकि ऊपर क्या है, जॉइंट है। अब बी में देखिए तो यहाँ से इस भाग में जो फिगर बना हुआ है, बी में वो चीज़ नहीं है। और नीचे यहाँ देखिए सी में भी नहीं है। लेकिन जब आप बी में देखिए तो देखिए ये सेम फिगर आपका यहाँ पर इस रूप में बना हुआ है कि नहीं है। देखिए सेम फिगर है आपका, देखिए तो वो फिगर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी में निहित है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। बोला गया कि यदि किसी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। बोला गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में YZW को क्या लिखा गया, BAD BAD लिखा गया है, और तो बताइए उसी भाषा में ZXY को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बाबू, हमने पिछले क्लास में ही आपको बतलाया था कि कोडिंग डिकोडिंग का लेटर टू लेटर टाइप या फिर आपका लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, ये सारे जो चैप्टर हैं आपका लेटर से संबंधित है। तो लेटर का पोजीशन आप लोग याद कर लें। अब देखिए Y का पोजीशन क्या है, तो Y का पोजीशन है 25, Z का पोजीशन तो 26, W का पोजीशन 23। अभी देखिए B का पोजीशन 2, A का पोजीशन 1 और D का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो 4। अब देखिए 25 और 2 27, यानी कि अपोजिट लेटर लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, अपोजिट लेटर। Y का अपोजिट लेटर क्या हो जाता है, B, Z का अपोजिट लेटर A और W का अपोजिट लेटर क्या हो जाता है आपका D। अब देखिए वही आपका नियम इस पे लगेगा। तो Z का पोजीशन हो जाता है 26, X का पोजीशन 24 और Y का पोजीशन क्या हो जाता है 25। अब बताइए Z का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो अपोजिट लेटर के पोजीशन का योग क्या हो जाता है 27। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो 26 1 27, एक किसका पोजीशन है, A का, तो हो जाएगा आपका A। 24 3 27, 3 किसका पोजीशन है, C का। 25 2 27, 2 किसका पोजीशन है, तो B का। जिस भी ऑप्शन में A C B रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी A C B। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दिया गया है 5, 10, 50 और 122। इस बॉक्स में कौन सा संख्या आएगा, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए 5 क्या है आपका, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। अब देखिए 10 क्या है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद देखिए 50 क्या है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1। 22 क्या है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए बाबू क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17। कितने हो जाएंगे, 17। आगे जब हम जाएंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस बॉक्स में 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 50। क्या दिया गया है, 50, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो आपका जो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 17 जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगला प्राइम नंबर आपका कौन सा है, तो 3। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका कौन सा हो जाएगा,
तो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। जिस भी ऑप्शन में आपका 26 रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, फिर 6 का स्क्वायर नहीं दिया, किसका दिया, अगला जो प्राइम नंबर 7 है उसका। उसके बाद देखिए 8, 9 और 10, इसका स्क्वायर नहीं है, किसका है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 कितना, 122। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बोला गया कि DRIVE को EIDR भी लिखा गया, तो BEGUM का कोड क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका लेटर एनालॉजी चैप्टर से है। तो भाग 1 का 2 से जो संबंध होगा, एनालॉजी में आप हमेशा ध्यान रखिए कि भाग 1 का 2 से जो संबंध होगा वही भाग 3 का किससे होगा, तो भाग 4 से। ये आप हमेशा याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या संबंध है, तो DRIVE, इसमें देखिए तो DRIVE यानी कि लेटर को चेंज नहीं किया गया है, कोड में क्या किया गया है कि सिर्फ पोजीशन बदला गया है। तो जब लेटर में पोजीशन बदला रहे तो क्या करना है आपको, जितने लेटर रहे, कितने लेटर हैं, तो 3, 2, 5, तो 5 सीट आप तैयार कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 और सबका नंबर कर दे 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए पहले अक्षर जो है आपका कौन सा है, तो डी को कितने नंबर पर लिखा गया है, तो तीसरे नंबर पर, तो डी को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए आर का पोजीशन क्या किया गया है, चौथे नंबर पर, तो आर हो जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए आई का पोजीशन क्या किया गया है, दूसरे, यहाँ पे है तीसरे स्थान पर, वहाँ पर कर दिया गया है दूसरे स्थान पर आई। उसके बाद है भी का पोजीशन यहाँ है चौथे नंबर पर और वहाँ क्या है 5वें नंबर पर, तो भी आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो लेटर है ई यहाँ 5वें नंबर पर है और इसमें क्या है पहले नंबर पर, तो ई का पोजीशन हो गया ये। इसी आधार पर अगला आपका क्या करना है, आंसर देना। अब देखिए पहले स्थान पर वहाँ पे कौन सा है, तो पहले 5 बॉक्स, ये अब 5 बॉक्स ले लीजिए, तो 1, 2, 3, 4 और 5 हमने ले लिया। अब देखिए बी का पोजीशन पहला है, तो आगे जब जाएगा तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा, तो तीसरे नंबर पर हम दे देंगे बी, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा बी। ई का पोजीशन है दूसरा, तो उसका देखिए आर का पोजीशन था दूसरा, वहाँ गया तो कौन सा हो गया, चौथा, तो वहाँ पर ई का पोजीशन हो जाएगा चौथे नंबर पर। उसके बाद देखिए जी का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पर। आगे देखिए क्या है यू का पोजीशन चौथे नंबर, जो लेटर था वो कहाँ चला गया था, 5वें पे, तो यहाँ पर भी आपका यू क्या होगा, 5वें नंबर पर चला जाएगा। और 5वां जो ई था उसका किया गया था पहले नंबर पर, तो 5वां लेटर है आपका एम, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। यानी कि MGBEU जिस भी ऑप्शन में हो वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। 55 में बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कर्म से व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। जब बाबू शब्दों को आप शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले जो आपका लेटर आता है कौन सा आता है, ए के बाद कौन सा आ जाता है, तो बी, ए के बाद कौन सा आएगा, बी, उसके बाद क्या आता है, सी। तो देखिए इनमें देखिएगा तो आर ए आई इन दोनों में क्या है, समान है। इसमें देखिए आर ई और बी में देखिए आर ई के बाद क्या है, वहाँ ई के बाद यहाँ ए है, वहाँ क्या है, तो ई, आर के बाद ई और आर के बाद ए, तो ई से पहले कौन सा लेटर आता है आपका, तो ए वाले पहले आ जाएंगे। तो ए वाले पहले आएंगे, तो ए वाले कौन कौन है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। तो ए के बाद हम चेक करेंगे, तो ए के बाद क्या है, आई, इसमें भी है आई के बाद देखेंगे एन और इसमें भी क्या है, एन। इसके बाद इसमें लेटर नहीं है, तो पहले नंबर पर आपका ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका ये वर्ड आ जाएगा और तीसरे चौथे में देखते हैं कौन आएगा, तो आर ई तो दोनों में समान है। ई के बाद चेक करेंगे तो ई के बाद आपका है इसमें ए और इसमें क्या है, ई, तो ई से पहले आता है आपका ए, तो चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ये तीसरे
तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। और आपसे पूछा गया कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी REEF जो वर्ड है आपका वो चौथे स्थान पर आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। तो अगला सवाल हमारे सामने है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया कि निम्न विकल्पों में से विषम संख्या चुने, यानी कि डिजिट क्लासिफिकेशन चैप्टर से ये सवाल आपके सामने है। तो सवाल में देखिए क्या है, 16, 49। यदि इन दो संख्याओं को देखें तो 16 आपका क्या है, 4 का स्क्वायर। 16 आपका क्या है, 4 का स्क्वायर। और आपका 49 जो है किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर, ये 25 यानी कि 5 का स्क्वायर और क्या है 36, 6 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए डी नंबर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। और ऑप्शन बी वाले देखिए यदि 48, तो 48 किसी का स्क्वायर नहीं है और 64 आपका क्या है, 8 का स्क्वायर है। 64 किसका है, 8 का। यानी कि ए, सी और डी में दोनों तरफ संख्या दिया गया वो क्या है, एक अंक का स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी एक समान है, जबकि ऑप्शन बी इन तीनों से अलग है। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला गया कि यदि वर्ष 2017 का पहला दिन शनिवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो वर्ष का पहला दिन कौन सा होता है, तो 1 जनवरी। और अंतिम दिन कौन सा होता है, 31 दिसंबर। तो बाबू एक चीज़ याद रखना आप कि वर्ष आपको सबसे पहले देखना है कि वह सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। तो वर्ष 2017 जो है आपका कौन सा वर्ष होगा, तो वर्ष 2017 आपका सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में हमेशा आप लोग याद रखिएगा उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। उस वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। जबकि वर्ष यदि आपका अधिवर्ष हो यानी कि वर्ष 2016 या आपका क्या है, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है, जब लीप ईयर हो तो उसमें आपका पहला दिन अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें फरवरी जो होता है आपका 29 दिन का हो जाता है, तो अंतिम दिन क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दिन यहाँ पर क्या है, शनिवार। तो पूछ रहा है कि अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अंतिम दिन भी आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो आप लोग ये याद करके रखिए कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, साइलोगिज्म चैप्टर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया कि सभी किताब कलम है। क्या बोला गया, सभी किताब, एक मिनट बाबू, बोला गया सभी किताब, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया सभी किताब कलम है। तो ये हो गया आपका किताब। बोला गया सभी यानी कि पूरा का पूरा किताब क्या है, कलम है। आगे बोला गया कुछ कलम, सभी कलम लाल है। क्या बोला गया, सभी, तो पूरा का पूरा कलम क्या हो जाएगा, लाल। आगे बोला गया कुछ लाल काला है, तो कुछ लाल क्या हो जाएगा, काला। पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जब भी बोला जाएगा निष्कर्ष तो किस में बोला जाएगा, सिर्फ सम में बोला जाएगा। लेकिन जब निष्कर्ष अंदर से बाहर बोला जाएगा तो ऑल तथा सम दोनों में बोला जाएगा। किस में बोला जाएगा, ऑल तथा सम दोनों में बोला जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 बोल रहा है कि कुछ लाल किताब नहीं है। तो ये कंक्लूजन जो है आपका कौन सा है, तो निगेटिव है। कौन सा कंक्लूजन है, तो निगेटिव कंक्लूजन। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ देखिए सभी स्टेटमेंट आपका क्या है, तो पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन
कभी भी सही नहीं होता है। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखिए, बोला गया कि सभी लाल किताब है। क्या बोला गया? सभी लाल किताब है, यानी कि ये बाहर से अंदर के तरफ लाल ये और किताब ये, बाहर से अंदर के तरफ बोल रहा है कि सभी लाल किताब है। तो बाहर से अंदर हमने क्या बतलाया आपको? सिर्फ सम बोला जाता है, ऑल कभी नहीं। और यहाँ क्या बोल रहा है? ऑल। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन बाबू एक चीज याद रखो, यहाँ पर आंसर आपका ये नहीं जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। यहाँ पर आंसर ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, क्या? तो जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए, याद रखिएगा इस शब्द को, लिख लीजिए नोट करके, कि जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए ये पहला नंबर कंक्लूजन आपका क्या है? निगेटिव। तो जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे जिसका कि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। जिसका कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। तो देखिए ऑप्शन ये निष्कर्ष नंबर 1 में क्या बोला? कुछ लाल किताब नहीं है, जबकि निष्कर्ष नंबर 2 में बोला कि सभी लाल किताब है। दोनों में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो लाल किताब। और 2 में भी किसके बारे में? तो लाल और किताब के बारे में। यानी कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सेम है। अब देखिए एक आपका क्या है? निगेटिव, जबकि दूसरा आपका क्या है? पॉजिटिव। तो बाबू यहाँ क्या बन रहा है? तो आइदर का केस बन रहा है। आइदर में क्या? तो या तो 1 या 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि या तो 1 सही है या फिर कौन सही है? तो 2। दोनों सही नहीं है, दोनों पार्टिकुलर क्या है आपका? गलत है। लेकिन ये स्पष्ट है कि या तो 1 सही है या फिर 2 सही है। जैसे कि आप मानिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, उसमें दोनों गुण नहीं हो सकता। या तो वह चोर या फिर ईमानदार नहीं हो सकता है, या वह बेईमान और ईमानदार दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वह व्यक्ति या तो ईमानदार होगा या फिर क्या होगा? बेईमान होगा। जब आपसे पूछा गया कि बताइए फलाना जो व्यक्ति है वह ईमानदार है या फिर बेईमान है, आपके पास उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप कहिएगा ए भाई हमको जानकारी नहीं है। लेकिन यदि आपको जानकारी होगी तो आप कहिएगा कि हाँ या तो वह ईमानदार है या आप कहिएगा वह बेईमान है। लेकिन यह तो निश्चित है कि कोई भी इंसान हो उसमें दोनों गुण में कोई एक गुण तो अवश्य होगा। वह व्यक्ति या तो ईमानदार हो सकता है या फिर बेईमान हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही मुद्दे पे बातें हो रही है। किसके बारे में? तो लाल और किताब के बारे में, दोनों में। तो या तो यह कुछ लाल किताब नहीं हो सकता है या फिर यह कुछ लाल किताब हो सकता है। कहिएगा कैसे? तो देखिए जब बोला गया कि कुछ लाल कलम है, क्या बोला गया? कुछ लाल काला है। जब बोला गया कि कुछ लाल काला है, तो देखिए अभी के फिगर से तो हमने कहा पिछले क्लास में कि विवादित जगहों से हमेशा क्या करना है? बच के चलना है। और ये जो जगह है आपका, देखिए ये जगह कौन सा जगह है? विवादित जगह। कौन सा जगह है? विवादित जगह। और विवादित जगह बाबू क्या होता है? तो इस चीज़ को समझो, तुम किसी एक लड़की से प्यार करते हो और उसी लड़की को कोई और लड़का चाहने लगे, तो बताओ वहाँ पर गोलीबारी होता है कि नहीं होता है? तो निश्चित तौर पर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो विवादित एरिया है। तो विवादित एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए ये भी एरिया आपका कौन सा एरिया है? तो विवादित एरिया है। तो विवादित एरिया में आप नहीं जाइए। तो हमने आपको बतलाया था कि कलम को कुछ लाल कलम है, आप यहाँ पे लिखिए कुछ लाल, ये आपका क्या है? काला है। अब देखिए हम कहने को यहाँ पर भी जा सकते हैं, जैसे बोला कुछ लाल क्या है? काला है। तो ये भी जो एरिया है वो किसका है? लाल का। और जब इस भाग में हम जाएंगे तो देखिए लाल का काला का क्या होगा? किताब के साथ, लाल का किताब के साथ संबंध बन जाएगा। और नहीं जाएगा तो नहीं का बनेगा। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब आपका कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करें जिसका कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो? तो सेम हो। जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। और दोनों का दोनों गलत होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। तब क्या बनेगा? आइदर का केस बनेगा।
आइदर के लिए कितने नियम बाबू, तो याद कर लो 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ध्यान रखिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। और सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो, तभी क्या बनेगा? आइदर का केस। और जब आइदर का केस बनेगा तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा? या तो एक अनुसरण करता है या 2 अनुसरण करता है। यानी कि यहां पर यदि रहता कि कुछ लाल किताब है, क्या रहता? कुछ लाल किताब है, तो देखिए बाहर से अंदर लाल और किताब, तो कुछ लाल किताब आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। और उस स्थिति में ये जब सही हो जाता तब आपका आइदर का केस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो अभी हमने बतलाया आइदर के लिए 3 नियम, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब क्या बनेगा? आइदर का केस। लेकिन जब ये सही हो जाता तब आपका आइदर का केस नहीं बनता। चलिए अगले क्वेश्चन कुछ और आएगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया कि शहर एक्स शहर वाई से पश्चिम दिशा में है। ये डायरेक्शन चैप्टर से आपके सामने सवाल आ गए हैं। तो चैप्टर देखिए, आपको पिछले क्लास में भी हमने बतलाया था, जो स्टूडेंट नए हैं देखिए डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना है कि ऊपर का जो दिशा होता है कौन सा होता है? नॉर्थ। नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ते हैं तो दिशा होता है आपका ईस्ट, और ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने पर दिशा आपका साउथ, और साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने पर वेस्ट, और वेस्ट से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने पर नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ के विपरीत दिशा को साउथ कहते हैं और ईस्ट के विपरीत दिशा कौन सा होता है? वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप दिशा हमेशा याद रखें। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के दिशा को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच के दिशा को साउथ ईस्ट, और साउथ तथा वेस्ट के बीच के दिशा को साउथ वेस्ट, और नॉर्थ तथा वेस्ट के बीच के दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ये 8 दिशा आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब देखिए, इसी के अनुसार ये हो गया आपका केंद्र बिंदु। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो ऊपर का दिशा उत्तर, दाएं का दिशा पूरब, नीचे का दिशा दक्षिण, और बाएं का दिशा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सवाल में आपको बोला गया, चलिए देखिएगा, कि शहर एक्स शहर वाई से पश्चिम दिशा में है। मानकर चलिए कि यहाँ पे शहर वाई है। बोला गया कि शहर एक्स शहर वाई से पश्चिम है, तो वाई से पश्चिम तो इधर हो जाएगा आपका, तो पश्चिम दिशा में कौन है? तो एक्स। आगे देखिए क्या बोला गया कि शहर पी शहर वाई से दक्षिण दिशा में है। शहर वाई यहाँ पे है और वाई का दक्षिण, दक्षिण तो नीचे होता है, तो दक्षिण दिशा में कौन सा शहर है? तो शहर पी। आगे देखिए क्या बोला गया। आगे बोला गया कि शहर जेड शहर वाई से पूरब दिशा में है, तो शहर वाई ये हो गया, शहर वाई पूरब दिशा आपका दाहिने साइड, तो ये दिशा आपका कौन शहर है? तो जेड। शहर जेड शहर वाई से पूरब दिशा में है। सवाल आपसे पूछा गया तो शहर पी शहर जेड से किस दिशा में है? पूछा गया कि शहर पी शहर जेड से किस दिशा में है, तो अब दिशा हम यहाँ से तय करेंगे, और यहाँ से तय करेंगे तो देखिए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं ईस्ट, और बाएं हो जाएगा आपका वेस्ट। तो शहर जेड से शहर पी देखिए तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, साउथ तथा वेस्ट के बीच में है, तो मेरा आंसर जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर क्या चला जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल में देखो बाबू क्या बोला गया। सवाल में बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सही क्रम में लिखे गए हैं। क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सही क्रम में लिखे गए। जब अक्षरों को सही क्रम में लिखा जाएगा तो ए आपका यहाँ होगा और जेड क्या होगा? अंतिम में होगा, और ए का पोजीशन 1 और जेड का पोजीशन क्या हो जाता है बाबू? तो 26। क्या हो जाता है? 26। अब देखिए क्या बोला गया कि सही क्रम में लिखे गए बाएं छोर से 17वें अक्षर। तो बाबू ध्यान रखना, ये जो छोर होता है आपका बायां छोर होता है, और ये आपका कौन सा छोर हो जाता है? दाहिना छोर। बोला गया कि बाएं छोर से 17वें अक्षर, तो बाएं छोर से जब हम चलेंगे
तो 17वें अक्षर, तो सबसे पहले पोजीशन लिखिए 17वें। अब देखिए 17वें अक्षर के पास हम आएंगे तो 17वां अक्षर मेरा हो जाता है क्यू। क्यू का पोजीशन कौन सा है? 17वां। अब बोला गया 17वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर। अब देखिए यहाँ आने के बाद उत्तर अभी है तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइट। के बाएं बोला तो बाएं तो आपका इधर है। के बाएं 8वां अक्षर यानी कि आप वापस आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 17 क्या हो जाएगा? -8। पोजीशन कौन सा है? 8वां। तो 17 - 8। उसके बाद बोला गया 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन होगा? तो देखिए -8 12वां अक्षर, 8वां अक्षर देखिए के बाएं 8वां अक्षर आपका हो जाएगा आई। आई का पोजीशन क्या है? 9। और यहाँ पर आने के बाद बोला गया के दाहिने, तो ये लेफ्ट और ये क्या होगा? राइट। और यहाँ से दाएं बोला गया तो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। दाहिने कौन सा अक्षर बोला गया? तो 12वां अक्षर। कौन सा अक्षर? 12वां। अब बताइए जो रिजल्ट होगा वही पोजीशन आपको आंसर में देना है। तो 17 12 29 - 8 कितना हो जाएगा? 21। और बाएं छोर से 21वां पोजीशन किसका है? तो यू का। यू को किस स्थान पे है? 21वें स्थान पर। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेटर यू। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 में लेटर एनालॉजी से सवाल पूछा गया है। तो लेटर एनालॉजी में देखिए क्या है? ए जी आई ओ ई के अगला आपसे पूछा गया। तो ए का पोजीशन देखिए क्या है? 1। ए का पोजीशन क्या है बाबू? तो ए का पोजीशन है आपका 1। और जी का पोजीशन क्या है? तो 7। आई का पोजीशन 9 और ओ का पोजीशन 15। यानी कि आप देखिए तो 1 और 8 9, 7 और 8 15, यानी कि 8 लेटर आगे का लिखा जा रहा है। अब जब 8 लेटर आगे लिखा जाएगा तो देखिए ई का पोजीशन 5 और के का पोजीशन 11। 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13। 13 का पोजीशन किसका है? तो एम का। 13 किसका पोजीशन है? एम का। उसके बाद देखिए 11 और 8 क्या हो जाता है? 19। 19 किसका पोजीशन होगा? तो एस का। जिस भी ऑप्शन में एम एस नजर आए वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया देखिए। चलिए फिर आपका साइलोगिज्म चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में बोला गया कथन में कि सभी बस कार है। क्या बोला गया? सभी बस, बोला गया सभी बस कार है। चलिए देखते हैं। बोला गया सभी बस, ये हो गया आपका बस। बोला गया सभी बस कार है, तो सभी बस क्या है? कार है। अब देखिए आगे क्या बोला गया? कुछ कार साइकिल है। कुछ कार क्या है? तो साइकिल है। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बतलाया था आपको? तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों, अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों, लेकिन बाहर से अंदर क्या बोला जाता है? तो सिर्फ सम बोला जाता है, ऑल कभी नहीं। क्या बोला जाता है? सिर्फ सम। और ये जो आपका कट का निशान होता है यह भी क्या बोलता है? तो सिर्फ सम बोलता है, ऑल कभी नहीं। और दोनों तरफ से यानी कि कुछ कार साइकिल है और कुछ साइकिल कार है। और अंदर से बाहर देखिए निष्कर्ष क्या क्या निकलेगा? तो सभी बस कार है, कुछ बस कार है। लेकिन जब हम कार से बस के तरफ बाहर से अंदर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ कार बस है, बस। इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखिए निष्कर्ष के तरफ आते हैं तो क्या बोल रहा है? निष्कर्ष नंबर 1 में बोला कुछ साइकिल कार है। देखिए साइकिल यहाँ और कार दोनों के बीच में ये कट का निशान, और कट का निशान क्या बोलता है? सम बोलता है, यानी कि कुछ बोलता है। तो कुछ साइकिल कार है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 में देखिए बोला गया कुछ बस कार है। तो देखिए अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों, तो कुछ बस कार है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। 75 में बोला गया
कि आगामी परसों से 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। जब इस तरीके का सवाल आए तो बाबू सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज लिखना है। क्या लिखना है? आज। ये हो गया आपका आज। अब बोला गया आगामी परसों यानी कि आने वाला परसों, तो आने वाला परसों क्या होता है? कल के बाद। तो आज के बाद कल, कल के बाद क्या हो गया? परसों से 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले क्या होगा? 1, 2 और 3 दिन पहले आपका ये हो जाएगा। 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो मंगलवार। ये दिन आपका कौन सा था? मंगलवार। अगर ये मंगलवार था तो आज कौन सा दिन होगा? तो बुधवार। कल कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार। और उसके बाद का दिन कौन सा होगा? तो शुक्रवार। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, तो सवाल पूछा गया तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। तो ये आज है और आने वाला कल तो इसके बाद का जो दिन होगा वही होगा, यानी कि गुरुवार। कल का दिन कौन सा होगा? तो गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट चैप्टर से सवाल है, कथन एवं तर्क। सवाल में पूछा गया, कथन दिया गया, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। तर्क नंबर 1 क्या, कथन क्या है? कथन को पहले समझिए। और तर्क जो आपका होना चाहिए किससे मिलता जुलता होना चाहिए? तो कथन से। कथन में क्या कह रहा है कि क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में 2 या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। तर्क 1 कहता है कि हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र उपाय है। तो बाबू ध्यान रखिए, जिस भी तर्क में एकमात्र शब्द हो, कौन सा शब्द हो? तो एकमात्र, केवल, ओनली, ये अगर कोई शब्द हो तो वह जो तर्क आपका होता है हमेशा कमज़ोर तर्क होता है। कौन सा तर्क होता है? हमेशा कमज़ोर तर्क होता है और वह तर्क आपका गलत होता है। तो एकमात्र शब्द जिस भी तर्क में आ जाए वह तर्क आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए इसके अलावे भी और सारे कुछ हो सकते हैं, सिर्फ यही एक उपाय हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए तर्क नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। तर्क नंबर 2 कह रहा है कि नहीं, इस तरह का दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे देश की स्थिति कुछ और है, किसी और देश की स्थिति कुछ और होगी। तो हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए कानून बनाया जा सकता है। हम किसी और देश में ये हो रहा उसके लिए हम ये करें, ये ज़रूरी नहीं है। तुलनात्मक तर्क हमेशा क्या होता है? गलत होता है। तुलना आप नहीं कर सकते हैं कि वो कर रहा है तभी हम करेंगे या हम कर रहे हैं तो वो करे, ऐसा नहीं होता है। ये तर्क भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तर्क 1 तथा तर्क 2 दोनों आपका क्या है? गलत है। तो आंसर आपका क्या चला जाएगा? देखिए आंसर क्या है आपके सामने। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। आपका तर्क नंबर 2 भी क्या है? गलत है। क्या कह रहा है कि विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है इसलिए इस कानून को नहीं लाया जाए। अरे और देश की स्थिति कुछ और है, हमारे देश में क्या स्थिति है इस चीज़ को देखते हुए कानून बनाया जाएगा ना। तो हमारे यहाँ का तर्क दीजिए आप। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। 79 में क्या है? मिसिंग नंबर चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन में देखिए 6, 8, 3 और 51। 6 को 8 से आप गुना कीजिए। चलिए देखते हैं, 6 को 8 से गुना कीजिए तो 6 गुने 8 कितने? 48। 6 गुने 8 48, 48 प्लस 3 कितना? तो 51। 48 प्लस 3 कितने? 51। आगे देखिएगा तो 15 गुने 4 कितने? 60। 15 गुने 4 60 और 60 प्लस 5 कितने? तो 65। तो 20 गुने 5 कितना हो जाएगा? 20 गुने 5 120 और प्लस 20 कितने? तो 120। जिस भी ऑप्शन में 120 रहे वही आपका क्या होगा? आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। 81 में बोला गया बी डी जी के, उसके बाद आपसे पूछा गया और अगला लेटर आपका क्या है भी। तो सबसे पहले लेटर सीरीज का कोई भी सवाल हो उसका क्या करना है, पोजीशन आपको लिख देना है। तो पोजीशन जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, बी का पोजीशन क्या है बाबू, तो बी का पोजीशन हो जाता है 2, डी का पोजीशन 4, जी का पोजीशन 7, डी का पोजीशन क्या हो जाता है 4, जी का पोजीशन 7, के का पोजीशन 11, उसके बाद भी का पोजीशन तो 22। अब देखिए क्या है, तो 2 + 2 कितने 4, 4 + 3 कितने 11, 7 + 4, 4 + 3 7 और 7 + 4 11। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद कितना बढ़ेगा तो 5, +5 जब आप कीजिएगा तो 11 + 5 कितने तो 16। 16 किस लेटर का पोजीशन है तो पी का। जिस भी ऑप्शन में पी नज़र आए वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए पी आपका यहाँ पे अक्षर कौन सा हो जाएगा, पी का पोजीशन 16 और यहाँ +5 किए हैं तो आगे क्या करेंगे +6, तो 16 और 6 कितना तो 22। ये सीरीज आपका चल रहा है तो आंसर चला जाएगा आपका डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, तो सवाल नंबर 83 देखिएगा। सवाल नंबर 83 में आपसे बोला गया 2 डाइस दिए गए हैं, डाइस 1 और डाइस 2। 2 डाइस आपके सामने है और आपसे पूछा गया कि बताइए अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा गया, तो चलिए डाइस को समझने के लिए हम एक न्यू पेज पर चलते हैं और फिर इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए अगला पेज हमने ले लिया। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था, इस क्लास में भी हम आपको डाइस का कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपके सामने है डाइस। चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। डाइस आपके कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलिए लिखते हैं, यहाँ हो गया 4 3 2, 5 1 3। अब ये हो गया डाइस आपका दूसरा। चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में हमने बतलाया था डाइस 1 में यदि आप देखिए तो क्या है 4, ऊपर के सतह पर 4, दाएं के सतह पर 3 और सामने के सतह पर क्या लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग, पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए तो वह पासा आपका कौन सा पासा कहलाता है, तो सामान्य पासा कहलाता है। कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा। लेकिन जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग यदि 7 नहीं हो, देखिए 5 + 1 7 होगा तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 1 और 3 7 होगा तो नहीं होगा। कितने हो जाएंगे तो 4। उसके बाद देखिए 3 और 5 आपका 7 होगा तो नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग यदि 7 हो जाए, 4 और 3 कितने 7, तो वह पासा आपका कौन सा पासा होगा, तो सामान्य पासा होगा। और जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो तो वह पासा आपका कौन सा पासा होगा, तो वह पासा आपका मानक पासा होगा। कौन सा पासा, मानक पासा। और याद रखिएगा कि मानक पासा में हमेशा 1 के विपरीत में 6 होता है, 2 के विपरीत में 5 होता है और 3 के विपरीत में 4 होता है। यही आपका हमेशा रिजल्ट होगा। यदि आपसे पूछा जाता कि 3 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा तो 3 के विपरीत में 4 आएगा, 5 के विपरीत में कौन आएगा तो 5 के विपरीत में 2 आएगा, 1 के विपरीत में कौन आएगा तो 1 के विपरीत में 6 आएगा। लेकिन अब देखिए इस फिगर में, तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वह पासा आपका कौन सा पासा होता है, तो सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा में जब आपसे पूछा जाता कि बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 4 क्या है ऊपर वाले सतह पर और उसका पड़ोसी सतह 2 तथा 3, तो पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकता है। ये आप हमेशा याद रखिए। किसी भी पासे का
4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक क्या होता है, विपरीत सतह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पड़ोसी है वह कभी भी विपरीत में नहीं होगा। तो पड़ोसी कौन है, 2 तथा 3। इसके अलावा जो भी अंक है वह कोई भी अंक 4, 3 और 2 के विपरीत में जा सकता है। अगर हमसे पूछा जाता 4 के विपरीत में क्या होगा, तो हम कहते या तो 1 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। पूछा जाता 2 के विपरीत में क्या होगा, तो या तो 1 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो चलिए ये आप समझ लिए मानक पासा और सामान्य पासा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पासे आपके सामने दिए गए हैं। ऊपर की सतह में है 4, 3 और 2 और दूसरे में क्या है 5, 1 और 2। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना, जब डाइस का 2 व्यू आपके सामने दिए गए हो और दोनों व्यू में एक अंक आपका क्या हो, कॉमन हो, दोनों व्यू में एक अंक आपका क्या हो, कॉमन हो, तो उसको निकालने के लिए क्या करना, इस चीज़ को आप सीखिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब पासे के 2 व्यू दिए गए हो और दोनों व्यू में आपका एक क्या हो, कॉमन हो, तो बताइए इन दोनों में कॉमन अंक आपका कौन सा है, तो कॉमन अंक आपका है 4। 4 इसमें और इसमें दोनों में है। तो याद रखिएगा जब एक अंक आपका समान हो तो जो अंक समान हो, जो अंक समान हो उसके विपरीत में वो अंक आएगा जो दोनों पासा में लिखा हुआ नहीं है। अब बताइए दोनों में कौन सा ऐसा अंक है जो लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए 4, 3, 2, 4, 5, 1, तो 6 अंक ऐसा है जो इन दोनों पासा में लिखा हुआ नहीं है। फिर से सुनिए ध्यान देकर, और हो तो इसको नोट कर लीजिए कि जब पासे के 2 व्यू दिए गए हो और दोनों में एक अंक आपका समान हो, तब आपको क्या करना है, समान अंक के विपरीत में वही अंक आएगा जो दोनों पासा पे लिखा हुआ नहीं है। तो बताइए 4 दोनों में समान है, तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, तो 4 के विपरीत में 6 आ जाएगा, चूंकि 6 किसी भी व्यू पे लिखा हुआ नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, 4 के बाद आगे क्या है, 3। तो आपको डाइस में हमेशा क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 4। ये जो मुड़ने का क्रम है आपका क्या है, क्लॉकवाइज। 5 से 1, 1 से 4 और 4 से 5। आपको क्या करना है कि समान अंक से चलना है। तो देखिए समान अंक दोनों में क्या था, 4। 4 से अगला अंक कौन है आपका, 3, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब 3 के विपरीत में, तो 4 के बाद देखिए अगला क्लॉकवाइज कौन है आपका, तो 5, तो 3 के विपरीत में कौन सा अंक आ जाएगा, 5। अब देखिए उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद कौन सा है, तो 2। अब 2 के विपरीत में पूछा जाएगा, तो 4 के बाद 5 तो निकाल लिए, 5 के देखिए 2, 4 के बाद 3 निकल गया, 2। दूसरे नंबर पर क्लॉकवाइज में कौन है, तो देखिए 4 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है, 1। तो 2 के विपरीत में क्या चला जाएगा, 1। 2 के विपरीत में क्या चला जाएगा, तो 1। यानी कि 4 के विपरीत में 6, 3 के विपरीत में 5 और 2 के विपरीत में 1। जब पासा का 2 प्रारूप दिया गया हो और एक सतह आपका समान हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीनों जोड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ तीनों प्राप्त हो गया, 4 के विपरीत में 6, 3 के विपरीत में 5 और 2 के विपरीत में 1। सवाल पूछा गया कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 3। जिस भी ऑप्शन में 3 रहे वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन फिर आपका आ गया कथन एवं तर्क से। कथन एवं तर्क, कथन कर रहा है कि क्या सरकार को सिंचाई हेतु खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किसानों पर वाटर टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए। कथन कर रहा है कि क्या सरकार को सिंचाई हेतु खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किसानों पर वाटर टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए। तर्क 1 कहता है कि नहीं, अन्यथा किसान अपनी भूमि पर खेती करने का खर्च उठाने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। सही बात है, अगर वाटर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत सारे टैक्स किसान टैक्स देने में सक्षम नहीं होंगे और वह खेती करने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो इसलिए तर्क नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तर्क नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तर्क नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। तर्क नंबर 2 कहता है कि हाँ, अमीर किसान बहुत लाभ कमाते हैं क्योंकि सिंचाई हेतु वाटर टैक्स बहुत कम है। अब देखिए, अमीर किसान बहुत लाभ कमाते, सभी किसान अमीर ही हैं क्या? सभी किसान तो अमीर नहीं है। तो ये जो है आपका तर्क आपका क्या है, दूसरा नंबर कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हाँ आप वाटर टैक्स बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? तो अमीर किसान बहुत लाभ, अरे भाई कोई बहुत लाभ कमाएगा तो आप टैक्स बढ़ा दीजिएगा ज़्यादा। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो हमारे देश में चोरी का भी परंपरा है, फिर टैक्स चोरी होने लगेगा तो राजस्व की कमी आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर जाएगा केवल तर्क 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। 87 में बोल रहा है कि विषम शब्द चुनिए। शब्द क्या है, तो गुजरात, गोवा, बिहार और केरल, ये सभी जो हैं भारत देश के अलग अलग राज्य हैं। सभी एक राज्य हैं। गुजरात भी राज्य है, गोवा भी राज्य है, बिहार भी राज्य है और केरल भी राज्य है। पूछा गया कि बताइए ये सबसे अलग कौन है इनमें। तो देखिए गुजरात, गोवा और केरल, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जो आपका क्या है, समुद्र तटीय प्रदेश है। ये तीनों राज्य आपका समुद्र के किनारे है। गोवा भी समुद्र के किनारे, गुजरात समुद्र के किनारे और केरल आपका समुद्र के किनारे। जबकि बिहार जो है आपका समुद्र तटीय प्रदेश नहीं है, इसलिए आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि ए, बी तथा डी आपका तीनों समान है, ये तीनों समुद्र तटीय प्रदेश है, जबकि आपका बिहार समुद्र तटीय प्रदेश नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल में बोला गया ए तथा बी भाई है। अब देखिए भाई, ये आ गया ब्लड रिलेशन का चैप्टर। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि पुरुष को आपको हमेशा पुरुष को प्लस से सूचित करना है। पुरुष को क्या करना है, प्लस से सूचित करना है, और महिला को माइनस से सूचित करना है। महिला को माइनस से सूचित करना है। ये 2 चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए सवाल की तरफ हम आते हैं। बोला गया कि ए तथा बी भाई है। क्या बोला गया, ए तथा बी भाई है। ए तथा बी भाई है यानी कि दोनों क्या है, एक ही पीढ़ी के हैं, तो दोनों को हम एक ही लाइन में रखेंगे। ए तथा बी भाई है तो दोनों के एक लाइन में रखिए, और भाई है दोनों, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और पुरुष को किससे सूचित करना है, तो प्लस से। तो ए के ऊपर भी प्लस और बी के ऊपर प्लस, ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, भाई भाई के बीच में यही चिन्ह देना है, भाई बहन के बीच में भी यही चिन्ह देना है, बहन बहन के बीच में भी आपको यही चिन्ह देना है। अब ए तथा बी क्या हो गया, भाई हो गया। पूछा गया कि आगे बोला गया कि सी बी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है, बी का। अब बी का पुत्र होगा तो एक पीढ़ी क्या है, नीचे है, तो बी के नीचे एक पीढ़ी हम चले जाएंगे। बी के क्या करेंगे, एक पीढ़ी नीचे चले जाएंगे। तो एक पीढ़ी नीचे कौन हो जाएगा, सी। और सी क्या है, पुत्र है, पुत्र यानी कि पुरुष। तो सी को भी हम क्या करेंगे, प्लस से सूचित कर देंगे। आगे बोला गया कि डी सी की बहन है। डी किसकी बहन है, सी की। तो भाई भाई के बीच में यही सिंबल, भाई बहन के बीच में भी यही चलेगा। तो डी क्या हो जाएगा, सी की बहन हो जाएगी। बहन यानी कि लड़की, और लड़की को क्या करना है, माइनस से सूचित करना है। तो पूछा गया तो बताइए ए डी से किस प्रकार संबंधित है। जब ए डी से किस प्रकार संबंधित है पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कौन है, वही आपको आंसर में देना है। यानी कि पहला यानी कि ए डी का कौन होगा, जो होगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये नहीं कि डी ए का कौन है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कौन है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो देखिए पहला व्यक्ति कौन है आपका, ए। तो ए डी का कौन है, तो देखिए डी का भाई सी और सी का पिता बी, यानी कि डी का भी पिता कौन हो जाएगा, बी। और पिता का भाई कौन है, ए। तो पिता के भाई कौन हो जाएंगे, तो चाचा। ए क्या है, बी का चाचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देखिएगा, आपसे पूछा गया कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो त्रिभुज के अंदर में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा दिया गया है। तो
तो आप लोग एकदम हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए जैसे कि हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया, एक त्रिभुज बनाया, आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहिएगा कि सर एक त्रिभुज है। एक फिगर और हमने बनाया और आपसे पूछ दिया मैंने कि बताइए इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहिएगा कि सर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ऊपर ये दोनों मिलाकर, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, तो 2। लेकिन जब हम एक और फिगर आपको दें और इसमें हमने 2 लाइन दे दिया और आपसे पूछा अब बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग कहिएगा कि सर एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज ये है और तीसरा त्रिभुज आपका ये है, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। तो आप जब इसको देखिए आसान, जब त्रिभुज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया हो तो आप क्या करना है कि जितने हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या करना है, कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, कुल क्षैतिज रेखा, क्या हो जाएगा, कुल क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, कुल क्षैतिज रेखा, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगे उतने त्रिभुज होंगे। जैसे देखिए फिगर एक में देखिए यदि आप, तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक, कितने त्रिभुज, एक, इस फिगर में कितने थे, 2, तो कितने त्रिभुज हो गए, 2। इस फिगर में देखिए कितने, तो 1 2 3 त्रिभुज कितने हो गए, 3। अब देखिए आपके सामने फिगर जो दिया गया उसमें गिनती कर लेते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर चला जाएगा 7। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया, आपका ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन है आपका 2 3 5 7, उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा अंक आएगा, उसके बाद है 13 और 17। तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग क्या है, तो देखिए अंक क्या है आपके सामने, 2 है, उसके बाद 3 5 7, अगला पूछा जा रहा है 13 और क्या है 17। अब देखते हैं इसको, 2 और 3 के बीच कितने का अंतर, 1 का, 2 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर। अब देखिए ये कोई सीरीज नहीं चल रहा है, पहले 1 का अंतर लिया फिर 2 फिर 2, तो कोई और दिमाग लगाइए क्या है, तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, और 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है आपका 3, 3 का अगला प्राइम नंबर क्या है 5, उसके बाद का प्राइम नंबर क्या है आपका 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है, तो 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 11। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13, 13 के बाद 17। तो यही सीरीज आपका चलता जा रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए रीजनिंग के सारे सवाल आपका हल हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और इस वीडियो को हर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग शेयर करते रहे और आप लोग हमेशा जी तोड़ मेहनत करें। एनटीपीसी आपका ज़्यादा दूर नहीं है। जितनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, आपसे भी उम्मीद है कि हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत आप लोग करें। तो एक लाइन है कि कभी सागर कभी दरिया कभी तूफ़ान कभी लहरें, गौर फरमाइएगा, कभी सागर कभी दरिया कभी तूफ़ान कभी लहरें, तेरे कर्तव्य पथ पर से तुझे विचलित कराएंगे। अगर तू हट गया पीछे तो ये राही तू बुज़दिल है, अगर तू हट गया पीछे तो ये राही तू बुज़दिल है, बढ़ा चल यूँ निरंतर ही तेरी नज़दीक मंजिल है। तो दोस्तों मंजिल आपका बिल्कुल करीब है, बस थोड़ा सा दम लगाने की ज़रूरत है। आप लोग दम लगाइए और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं और रीजनिंग का हर चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें और इस वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।